क्या सीखेंगे? I am going to teach you the definition of tense. Listen to me carefully and look at the whiteboard. I will going to teach the definition of tense. Tense. A tense may be defined. A tense may be defined as that form of verb which indicate the time and the state of an action or event. समझेंगे इसको। टेंस क्या होता है? अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। अ टेंस में बी डिफाइंड, एक टेंस को परिभाषित किया जा सकता है। अ टेंस में बी डिफाइंड, यहां थोड़ा सा एज लिख देंगे, एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में। अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which indicate the time, which means जो indicate दर्शाता है, बतलाता है, the time समय को, and the state और दशा को, of an action किसी कार्य के, और events किसी घटना के। तो टेंस क्या है? वर्ब का एक रूप है। टेंस है क्या? क्रिया का एक रूप है जो समय को बतलाता है, जो किसी कार्य या किसी घटना के समय को बतलाता है और उसके साथ साथ दशा को भी बतलाता है। तो टेंस पूछा जाएगा भाई टेंस क्या होता है, तो बोलेंगे टेंस क्रिया का एक रूप है जो किसी कार्य या किसी घटना के समय को और उसकी दशा को भी बतलाता है। इसको हम एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम आप लोगों को दे देते हैं इसका। टेंस इज द फॉर्म of verb. Tense is the form of verb that show not only time of an action but also state of an action, but also state of an action or event। उसी की दूसरी डेफिनेशन है भाई टेंस की। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है बच्चों? क्रिया का एक रूप है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का एक रूप है दैट शो नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन, जो मात्र समय को नहीं बतलाता है, बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है दैट शो नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन, जो मात्र समय को नहीं बतलाता है, बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, बल्कि उस किसी कार्य किसी घटना की दशा को भी बतलाता है। तो जब भी कोई आपसे पूछा जाता है भाई टेंस क्या होता है, तो कहेंगे टेंस वर्ब का क्रिया का एक रूप है। आप लोगों को क्रिया तो जरूर करते हैं, वर्ब तो क्रिया का एक रूप है, वो एक क्रिया का वर्ब की एक फॉर्म है जो मात्र किसी कार्य किसी घटना के मात्र समय को नहीं एक्सप्लेन करता है, बल्कि उसकी दशा को भी एक्सप्लेन करता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये सब समझे कि टेंसेस होते क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि देखिए जो टेंस जो काइंड्स होता है, जो टेंस की काइंड्स होती है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अकॉर्डिंग टू टाइम्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
and according to state also there of tenses 4 types, और उनकी दशा के आधार पर उनके भी 3-3, 4-4 भाग होते हैं। यानी टेंस प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो हम देखेंगे उनके पार्ट्स। काइंड्स ऑफ टेंसेस, क्या बोलेंगे इसको? काइंड्स ऑफ टेंसेस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, there are 3 kinds of tense. Are you understand? First, present tense. Second, past tense. Third, future tense. फ्यूचर टेंस। आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, आप लोग बोल सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस कर सकते हैं, टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड आल्सो देयर आर 4 टाइप्स, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आप ऐड करेंगे जब चारों को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आर यू अंडरस्टैंड? अब तो लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी तरह से पास्ट टेंस में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आर यू अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। तो हम पहला वाला सेंटेंस सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जो इसके पार्ट होंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसमें तीनों में ऐड कर सकते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या जोड़ सकते हैं बच्चों? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। फर्स्ट वाले को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसको देखेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है? देखो बच्चों, यदि कोई कार्य सर्वकालिक सत्य है, सत्य की बातें करी जाती है, तो उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। या फिर इसकी एक इंग्लिश डेफिनेशन तो बता रखे है आप लोगों को, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हैं, आप बस इसकी ट्रिक याद रखिए कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में का है, टी है, ते है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आ जाएगा, इतना बोलेंगे क्रिया के अंत, किसके? वर्ब के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में। तो बोल सकते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द देखने को मिलेगा। बंद कर देता हूं। ता है, ती है, ते है, आदि शब्द देखने को मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। क्या है? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द यदि आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। आप लोग इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए इसको, फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखेंगे आप लोग, जैसा कि आप लोग लिख चुके होंगे इसको, इसकी पूरा आप जितना भी बोर्ड पे आप लोग लिख चुके होंगे, देखेंगे वैसे भी वीडियो में है, आप लोग लिख सकते हैं वहां से देख करके, लॉक करके वीडियो। और इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो ये तो हिंदी में सीखे, इसकी ट्रिक सीखे आप कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ये जनरली एक ट्रिक है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। तो इस तरीके से वर्ड यदि देखने को मिलेगा तो आप बोल सकते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, परमानेंट एक्टिविटीज, जनरल ट्रूथ, तो इस तरीके से वर्ड है। लेकिन आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है, आप लोग बस इतना भी ट्रिक जाने, जैसे हिंदी से इंग्लिश आप लोग को सिखाना है, तो आप ये जानेंगे कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब ये देखना है कि क्रिया जरूरी है क्या बच्चों? क्रिया आपको जानना सीखना जरूरी है कि क्रिया क्या है। क्रिया के अंत में ही होना चाहिए। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वह एक कुत्ता है, तो क्या कुत्ता जो है क्रिया है? नहीं, वो तो नाम है ना, उसके अंत में आया है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना है। क्या होता है? अब इसको हम लोग सीखेंगे इसके सेंटेंसेस को। अब इसमें हम सेंटेंस में बांट बांट करके इसको सीखेंगे टेंसेस को। अब देखेंगे इसमें सेंटेंसेस हम बात करके अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। जिससे सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या चीज? अब ये हम बांटेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, आगे बांटते जाएंगे इसको। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, और थर्ड पार्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतने पार्ट में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस yes sense is called affirmative sentence. The sentence which expresses yes sense is called affirmative sentence. The sentence which expresses no sense is called negative sentence. The sentence which expresses to ask a question is called interrogative sentence. Understand? Are you understand? Yeah. The sentence which expresses to ask a question is called interrogative sentence. The sentence which expresses no sense is called a negative sentence. The sentence which expresses to ask, the sentence which expresses yes sense is called affirmative sentence. इस तरीके से इनको हम बात करके करेंगे। तो affirmative sentence में हम देखेंगे कि इस affirmative sentence में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका हमको अब पार्ट में अलग अलग बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम 4 पार्ट में बांटेंगे। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आ जाए उसे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहेंगे। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। और थर्ड और फोर्थ टाइप में भी कुछ पार्ट में बांट करके कर लेंगे, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा
तो इंट्रोगेटिव फोर टाइप में इसको हम बात करके अध्ययन करेंगे, जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा बहुत आसान हो जाएगा। जो अब हमें पता है कि अधिकतर लोग दो टाइप से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग चार टाइप से पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कक्षा में शोर कौन मचाता है, कक्षा में कुर्सियां कौन तोड़ता है, आपको बुलाने कौन आता है। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट कौन, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव फोर टाइप में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, बनाने का नियम। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ही मायने रखता है। जो बनाने का रूल होगा अफर्मेटिव, इसका तो डेफिनेशन आप लोग सीख लिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यस या यस लिखेंगे। जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईटीसी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद फुल स्टॉप रहता है, क्या रहेगा, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस, और उसके बाद यस या यस का यूज करेंगे मेन वर्ब में। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करेंगे, यस या यस का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का यूज करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको यस या यस का यूज किसके साथ करना है मेन वर्ब में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप यस या यस का यूज कहां और कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे कंपलसरी होता है आपको यह समझना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य को किया जाएगा उसको कहेंगे सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य को किया जाएगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य होगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, और जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे सब्जेक्ट, और मेन वर्ब हो जाएगा जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यदि तीन वर्ड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यदि आप समझते हैं तो टेंस करने से आप गलती नहीं कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल ही सही होगा। यहां देखेंगे कि यस या यस का यूज कब होगा, ये देखेंगे। तो यस या यस का यूज होता है बच्चों किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन हम किसको नोटिस करेंगे, सब्जेक्ट को। हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। क्या पता होना चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। उसके साथ साथ थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के अंत में यस या यस का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे मैं कहूं तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो तुम, तो हम कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं, हम कह रहे हैं तुम कह रहे हैं कि तुम अपनी किताब पढ़ते हो। तो तुम भाई अकेले हो, सिंगल हो, तो भाई सिंगुलर तो हो, लेकिन क्या थर्ड पर्सन हो, नहीं। अच्छा, पर्सन कितने होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होंगे, तीन पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जब हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात करेंगे तो वह फर्स्ट पर्सन होगा, जिससे आप बात कर रहे हो सेकेंड पर्सन होगा, और जिसकी बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन होगा। आर यू अंडरस्टैंड। जैसे मैं कहूं, और अपने बारे में मैं दो तरीके से कह सकता हूं, एक आई कहकर मैं और हम कहें कि मैं पढ़ता हूं या हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। तो आई और वी ही बस फर्स्ट पर्सन होगा, और इसके अलावे हम आई और वी लगाकर ही अपने बारे में बात कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होगा। आर यू अंडरस्टैंड। यू क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन होगा, जिससे हम बात करते हैं तो उसको तुम या तुम लोग कहे, या आप लोग कहे, तुम या तुम लोग कहे, आप या आप लोग कहे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन जो होते हैं दो होते हैं, सॉरी, सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, जिससे हम बात करते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन होगा, यू सेकेंड पर्सन होगा, ही, सी, इट, दे, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर,
माई अंकल ऐसे वर्ड आते हैं तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। बातें समझ में आई? तो पर्सन 3 होते हैं। और पर्सन यदि आपसे पूछा जाएगा कि पर्सन किसे कहते हैं, तो किसी सेंटेंस या किसी वाक्य में व्यक्ति के होने या न होने को जो एक्सप्लेन करता है जो वर्ड, उसी को हम कहेंगे पर्सन। क्या कहेंगे उसको? पर्सन। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो रहेगा, लेकिन उसके अंत में, मेन वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए? डबल एस होना चाहिए, सी एच, एस एच, ओ, जेड, एक्स। जी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, और इतना समझिए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट के देखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और प्लस थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ड के अंत में क्या जोड़ेंगे? यस या इसका यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन नहीं है तो ना तो यस का करेंगे ना ही यस का करेंगे। मेन वर्ड का में यस या यस जोड़ा ही नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? लेकिन यदि मेन वर्ड के अंत में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो जाए और मेन वर्ड के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जेड, एक्स वर्ड यदि लेटर यदि देखने को मिलते हैं तो आप मेन वर्ड के अंत में क्या करेंगे? यस का यूज करेंगे। जैसे मैं घर जाता हूं, क्या बोलेंगे? सॉरी, वह घर जाता है। क्या बोलेंगे? वह घर जाता है। वह घर जाता है, इसको देखेंगे तो सब्जेक्ट बच्चों इसमें क्या है भाई? काम क्या रहा है? जाने का। काम क्या रहा है? जाने का। कौन जा रहा है? वह के अंदर क्या होगी? ही। अब ये सब्जेक्ट हो गया बच्चों आपका। इसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। ये फर्स्ट फॉर्म है। अब देखेंगे कि ये ही जो है सिंगुलर नंबर एक वचन है और थर्ड पर्सन है, तो इसके अंत में क्या करेंगे? ईएस का यूज करेंगे। ही गोज कहां जाता है? घर जाता है, टू होम। ही गोज टू होम, या ही गोज टू होम, वह घर जाता है। तो इस तरीके से ही गोज टू होम, ये आप समझे कि यस यस का यूज कहां होता है। तो देखेंगे मेन वर्ड के अंत में क्या आया भाई? ओ आया है। मेन वर्ड के अंत में क्या आया है? ओ आया है। यहां पे लिखे ना ओ, तो इसलिए किसका यूज हुआ है? ईएस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? ईएस का। तो आप देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, और मेन वर्ड के अंत में जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो आपको देखना कि क्या मेन वर्ड के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जेड, एक्स आया है। यदि आया है तो आप ईएस का यूज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आप टाइम भी हो गई है आप लोग की जाने की, तो बाकी का जो है क्लासेस कल स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके।